दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 देखने लायक हो गया है। महागठबंधन में जबरदस्त दरार हो चुका है। सबसे पहले हिंदुस्तान अवाम पार्टी अलग हुआ, अब उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी। क्या मुकेश सहनी महागठबंधन के पार्ट बने रहेंगे? क्या यहाँ पे एक नया समीकरण बनना है जिसमें चिराग पासवान महागठबंधन को ज्वाइन कर रहे हैं? क्या लगता है कि कांग्रेस आरजेडी सीपीआई माले के साथ कोई एक नया रणनीति बन रहा है या ओवरऑल तीसरे मोर्चे की तैयारी शुरू हो चुकी है? वैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 एनडीए बयान महागठबंधन था। 2019 लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तब आरजेडी, कांग्रेस, हिंदुस्तान अवाम पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, मुकेश सहनी सब इकट्ठे चुनाव लड़े थे। लेकिन 2020 आते आते आरजेडी ने अपने समीकरण, सीट समीकरण के साथ, नेता के नाम के साथ सब कुछ एक तरफा कर दिया है। कांग्रेस के भी राह इतनी आसान नहीं रही है। हम इस वीडियो में बताएंगे मुकेश सहनी का क्या होने वाला है, उपेंद्र कुशवाहा कहां जाएंगे, चिराग पासवान का क्या नया चिरागी प्लान है, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई माले कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ओवरऑल किसकी नैया किसके हाथ में है, क्या पप्पू यादव तीसरा फ्रंट बनाने में कामयाब हो गए? नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपको हम सारे इंफॉर्मेशन देंगे। चलिए बिहार विधानसभा चुनाव का जो सबसे लेटेस्ट न्यूज है वो बता देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जब महागठबंधन की बात आती है उसमें मुकेश सहनी को ये कहते हुए सुना गया है कि दलित चेहरा ही इस बार उप मुख्यमंत्री बनेगा। वो अपने बारे में बता रहे थे या फिर उनको प्लान के बारे में नहीं पता था? उपेंद्र कुशवाहा आज के डेट में महागठबंधन से कट चुके हैं। कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगा ये हमारे सोर्सों ने बताया है कि अब उनकी सीटें 65 तक बढ़ सकती है। आरजेडी कितने पे लड़ेगी ये हम आपको इसी वीडियो के अंत में बताएंगे। लेकिन हम बताने जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या हुआ। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो हुआ है वो आपको रणनीति के तय बनाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ तेजस्वी ने नहीं बात किया। उपेंद्र कुशवाहा के साथ सीट समीकरण के लिए नहीं बात हुई। उपेंद्र कुशवाहा के साथ यहाँ पे सबसे बड़ा बात था चेहरे की भी बात नहीं हुई। उपेंद्र कुशवाहा के साथ पोस्ट इलेक्शन के बाद की क्या रणनीति होगी वो भी बात नहीं कही। उपेंद्र कुशवाहा ने काफी कोशिश की, कांग्रेस से पहले बात की, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तेजस्वी के साथ बात की, लेकिन फिर भी न सीट समीकरण तय हुआ, न चेहरे की बात हुई, न इलेक्शन के बाद पोर्टफोलियो की बात हुई। तो आज 24 नवंबर 2020 को उपेंद्र कुशवाहा ने छोड़ दिया महागठबंधन की वो राह। अब बात आती है कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या प्लान होगा। आरजेडी चाहती भी थी यही कि उपेंद्र कुशवाहा साइड चले जाए, हिंदुस्तान अवाम पार्टी साइड चले जाए। अब वीआईपी पार्टी के लिए राह थोड़ी सी 25 सीटों की बात बनते हुए नजर आ रही है। वैसे हमारे सोर्सों ने क्या बताया है वो हम इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी के बीच में जो बातें हुई थी कुछ दिन पहले वो निराश था। उसमें सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के लिए अपने लिए सीटों की बात करने गए थे जो फेल हो गया। अब आरजेडी फुल फेज में चुनाव लड़ेगी। वैसे आरजेडी की प्लान भी था कि यदि इलेक्शन के बाद ये क्षेत्रीय दल ज्यादा सीट जीतते हैं तो उनको उस वक्त अपने में मिलाया जाए, नहीं तो यदि अभी जीत जाएंगे तो बीजेपी जेडीयू अपने में उनको मिला के सरकार बनाएगी। तो इस मामले में तेजस्वी यहाँ पे बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कितना बाजी मारे हैं ये तो समय बताएगा। अब आगे बढ़ते हैं जो जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है आपको कि होगा क्या। अब क्षेत्रीय दल यहाँ पे अपनी गठबंधन शुरू कर चुके हैं। अब तीसरा फ्रंट के लिए पप्पू यादव, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा नजर आ रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान अवाम पार्टी पहले ही जेडीयू के साथ अपनी राह बना ली है। मुकेश सहनी का क्या होगा, मुकेश सहनी के क्या प्लान है, क्योंकि मुकेश सहनी निरंतर काफी इलेक्शन की रणनीति बनाते हुए नजर आए हैं। अब वो 25 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं कि नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन अब वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग जरूर हो सकते हैं। थर्ड फ्रंट में जाते हैं तो भी नेगोशिएट करेंगे। यदि महागठबंधन में रहते हैं तो उनको डेफिनेटली कुछ ज्यादा सीटें मिलेगा। लेकिन अब ये सवाल आता है कि थर्ड फ्रंट बनने का तरीका क्या होगा। कुशवाहा, सहनी, पप्पू, चिराग बना सकते हैं थर्ड फ्रंट, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ी सी
एक कमजोरी नजर आ रही है। पप्पू यादव कितने भी कोशिश कर ले, चिराग पासवान को चेहरा बनाने को तैयार हैं, ये तो मुझे डाउट है। हाँ, निरंतर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान के चेहरे से रेडी होंगे, ये भी एक सवाल है। मुकेश सहनी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, दलित सीट है, 15% वोट है, उप मुख्यमंत्री बनना है, तो ये किसी भी तरह मान जाएंगे। और इनको सबसे बड़ी चीज चाहिए, 25 सीटों पर चुनाव लड़ना है कम से कम। और यदि थर्ड फ्रंट बनता है तो उस स्थिति में यहाँ पर पप्पू यादव करीब करीब 80 से 25 सीटों पे, 130 से लेके 150 सीटों पे चिराग पासवान लड़ेंगे, 40 से 60 सीटों में कुशवाहा लड़ जाएंगे और उतने ही सीटों पे सहनी भी लड़ लेंगे। तो ओवरऑल थर्ड फ्रंट मुझे यहाँ पे मजबूत दिखते हुए नजर आ रहा है। अब होगा क्या, वोट किसका कटेगा? वोट यादव वोट डायरेक्ट कन्वर्ट तो नहीं होगा, लेकिन पप्पू यादव जरूर है सेंस करेंगे। जो महादलित वोट था वो थर्ड फ्रंट के पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चिराग पासवान भी हो सकते हैं और मुकेश सहनी भी रह सकते हैं। कुशवाहा और कुर्मी वोट यहाँ पर थोड़ी सी छटकते हुए नजर आएगी। तो फायदा किसको होगा? फायदा यहाँ पर जो ये वोट समीकरण पोलराइजेशन होते हुए नजर आएगा, उसमें जेडीयू और बीजेपी को फायदा होगा, आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इनका मेन वोट कोर है वो यहाँ से घसक के थर्ड फ्रंट की ओर जाते हुए नजर आ रहा है। जबकि बीजेपी जेडीयू का जो पारंपरिक वोट है वो उनके पास इंटैक्ट है। तो यहाँ पे यदि थर्ड फ्रंट बनता है तो आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सीटों का समीकरण कैसे होगा। जैसे कि आपको पता है कि सीपीआईएम और माले भी है, तो कम से कम यहाँ पे 160 सीटों पे आरजेडी लड़ेगा। सहनी रहते हैं, मुकेश सहनी रहते हैं, तो भी उनको 25 से 30 सीटों मिलेगा। 65 सीटों कांग्रेस को दिया जाएगा और 43 सीटों के आसपास, जहां तक हमें सोर्सों ने बताया है, वो कांग्रेस के खाते में दे दिया जाएगा। मतलब कि 43 से 65 सीट जो होगा वो कांग्रेस के खाते में चल जाएगा, 25 से 30 सीट सहनी के खाते में जा सकता है, 160 के आसपास आरजेडी लड़ेगा और बाकी जो बचेंगे करीब 43 सीटों के आसपास वो सीपीआई माले को जा सकता है। दोस्तों तो बिहार विधानसभा चुनाव इस वक्त देखने लायक हो गया है और समझने लायक हो गया है। और मुझे यह लगता है यदि आरजेडी अकेले चुनाव लड़ेगी तो उसको ज्यादा बेनिफिट होगा। दलित, महादलित, यादव, मुस्लिम, ये वोट इसके साथ रहेगा। हो सकता है कि इस वक्त 2020 विधानसभा चुनाव में भुनियार और कायस्थ का भी वोट इनके पास चला जाए। राजपूत कन्वर्ट कर लेते हैं वोट बैंक में तो डेफिनेटली सरकार बन सकती है। बीजेपी जेडीयू के साथ मुकाबला होगा, थर्ड फ्रंट बनेगा भी तो मुकाबला इन्हीं दो के बीच में रहेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।